अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर से हलचल है। हालिया हलचल सीएम खैबर पख्तूनख्वा के बयानात की वजह से है। हरीपुर में जलसे आम से खिताब किया। ये इंतखाबी जलसा था जहाँ पर वो गर्जे हैं, बरसे हैं, शोला बयानी की है। अपनी ही इंतज़ामिया पर उन्होंने आसाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही उनको तंबीह भी दी। उन्होंने क्या लहजा इस्तेमाल किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोटिस लिया। आज उनको तलब कर रखा था, वो पेश नहीं हुए, लेकिन पहले उनका जो लहजा और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो आपके सामने रखते हैं। में कुछ होने वाला है। जब हमें इंसाफ ना मिल रहा हो, लीडर से मुलाकात ना हो रही हो और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे। ये आपने अफरीदी साहब को सुन लिया, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं अपने जो मामलात हैं। उनकी मुलाकात नहीं हो रही उनके बानी पीटीआई से। वो 7 बार अडयाला जेल आ चुके हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी जो कहने के इंतजामिया उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आरोज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये भी कहा कि अगर मामला यूँ ही चले, धांधली हुई, तो जो अफसरान उसमें मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब कर रखा था, वहाँ तो पेश नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद में उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस बड़ी तवील नशिस्त हुई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है उसका उन्होंने तस्करा किया और साथ ही कुछ वफाक से शिकवे भी किए। वो शिकवे क्या थे ये भी आपको ज़रा बता देते हैं। बल्कि उनकी जो टोटल जो गुफ्तगू, जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी, वो तकरीबन 2.5 घंटे पर मोहित थी। उसमें जो सीधा पॉइंट है पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। आज सीएम ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि ज़ाती राय है कि दहशतगर्दी के लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान का असर नो जायज़ा लिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन समेत तमाम को एतमाद में लेकर इस पर मज़ीद जो है पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी इलाकों में आ चुके हैं और TTP की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला ने आज इसका भी तस्करा किया, जिस पर हम देखते हैं कि वफाक में भी बातचीत होती है कि कुछ लोग वहाँ से या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बल्कि अब तो यहाँ तक कह दिया गया कि TTP के साथ जो TTA के लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर कार्रवाइयों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में जो मंशियात है ड्रग्स के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना दी गई है। एक सूबे के वज़ीर आला, ये उन्होंने आज बड़ा शिकवा किया वज़ीर आला पंजाब को लेकर सामो के एक सूबे की वज़ीर आला दुनिया घूम रही हैं, जबकि दूसरे सूबे के वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल रखा है। साथ ही उन्होंने कहा जी कि NFC अवार्ड के हवाले से जो इजलास होगा 4 दिसंबर को गालिबन उसको तलब किया गया है, उसमें वो सूबे की नुमाइंदगी भी करेंगे। साथ साथ जो वफाक के ज़ुम्मे 3000 अरब रुपये वाजिबुल अदा हैं उस पर भी बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने साथ में बानी PTI के हवाले से भी गुफ्तगू की, मुलाकात का भी जहाँ तस्करा किया और साथ में ये भी कहा कि बानी जो तहरीक इंसाफ है बहुत जल्द दोबारा से वज़ीर आज़म होंगे। नवंबर में कुछ और इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है। ये आज सोहेल अफरीदी साहब की जो टोटल जो गुफ्तगू थी, ये सामो उसका कह लें कि क्रक्स हमने आपके सामने रखा है। डिफरेंट वो इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। ये तो दाखिली सियासत होगी। इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं कि कुछ बादल छाए हुए हैं। वो बादल हैं भारतीय जहाज़ के जो दुबई एयर शो के अंदर आया हुआ था। अमूमन इस तरह के जो एयर शोज़ होते हैं आप उसमें बेस्ट से बेस्ट अपने लोग भेजते हैं, बेस्ट से बेस्ट जो आपके और टेक्नोलॉजी मौजूद होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन दुनिया के सामने हजीमत हुई जब हमने देखा कि UAE के सहरा में जो भारतीय जहाज़ है, भारतीय जो गरूर है वो खाक में मिल गया। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। और साथ में ज़ियाउर रहमान साहब में ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। और आप मौजूद मेहमानों की इजाज़त से ही एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को भी मैं तारुफ करा दूँ और प्रोग्राम का आगाज़ इन्हीं से कर लेते हैं, क्योंकि एक आपको पता है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ एक तरफ हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि जंग के लिए तैयार रहें, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, अभी हम कुछ एडवेंचर मज़ीद दे सकते हैं, लेकिन अपनी हालत ये है कि आप एक आलमी मुकाबले में एक आलमी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर दुनिया भर का वेपन, दुनिया भर का असला जो एयरफोर्स के हवाले से है, दुनिया भर से जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने आपको हज़ीमत का सामना करना पड़ गया। आप तमाम मौजूद मेहमानों को वेलकम करेंगे। चिश्ती साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये फिगर्स मेरे सामने हैं, 30 सालों में 152 पायलट्स और 534 जहाज़ मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुके हैं। दुनिया में कई जो एयरफोर्स है उनके पास इतने जहाज़ ही नहीं है जितने इंडिया के जहाज़ 30 सालों में नीचे गिर गए हैं। तो जिस तरह मैं शुरू में कहा कि प्रोफेशनलिज्म जो नज़र आना चाहिए था उसकी खासी कमी है और दुनिया के सामने हजीमत का सामना करना पड़ा है भारतीय एयरफोर्स को। जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो जाहिर है कि इंसानी लॉस हुआ है, चाहे हमारे मुखालिफ राइवल हुआ है, लेकिन ह्यूमन लॉस है और हमारा उसमें क्योंकि कॉम्बैट में ये जान नहीं गई,
तो मेरी हमदर्दियां और अफसोस इंडियन एयरफोर्स और पर्टिकुलरली उस फैमिली के साथ। दूसरी बात ये है कि जो ये नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है हिंदुस्तान के लिए, और बहुत सारे फ्रंट पर वो हिंदुस्तान ऑलरेडी लड़ रहा था अपनी इमेज को रिकवर करने के लिए। इमेज को रिकवर इसलिए कि जब मई में हुआ है नुकसान, वो तो अपनी जगह हो गया, उसके बाद आपने लिखा है नो लेस देन अमेरिकन प्रेसिडेंट को 50 दफा कह चुके हैं कि ये जहाज इनका तबाह हुए हैं, इनको डैमेज हुआ है, ये सारा कुछ कह चुके हैं। तो हिंदुस्तान को एक क्रेडिबिलिटी डेफिसिट का सामना था कई महीनों से ऑलरेडी। ऊपर से ये हो गया। जिन एक्सीडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तेजास जहाज, इसके बारे में मैं जल्दी से बताता चलूं कि ये तेजास तकरीबन 40 साल पहले इंडिया ने कंसीव किया था 1985 में कि जहाज बनाने चाहिए अपने। तो पिछले 40 सालों में वो सिर्फ 40 जहाज बना सके हैं, जबकि इसी दौरान इनका प्लान ये था कि इन्होंने मिग 21 जहाजों को रिप्लेस करना था, और ये मिग 21 वो जहाज है जो 60s में इंडिया ने लिए थे। तो कुल तकरीबन 850 जहाज उन्होंने सोवियत यूनियन और फिर बाद में रशिया से लिए, उसमें से 400 जहाज क्रैश हुए उनके 850 में से, और 850 में से 200 पायलट भी अपनी जान से गए। और सिर्फ 200 पायलट नहीं गए, 30 सिविलियंस भी अपनी जान से गए, जो जमीन पर किसी वजह से, जाहिर जहाज गिरने की वजह से या धमाके की वजह से रैकेजमेंट का हिस्सा बन गए। एक बात तो ये बहुत बड़ा लॉस था। हिंदुस्तान बड़े अरसे से वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह तेजास जहाज को वो इंडक्ट कर सके अपनी एयरफोर्स में, वो बहुत स्लो है। पिछले 40 सालों में सिर्फ 40 जहाज इंडक्ट कर सके अभी तक, एक बात। और वो भी, अब ये बहुत बड़ी एफर्ट थी दुबई एयर शो में शमूलियत उनके लिए, इमेज बिल्डिंग थी। वो एक रिकवरी चाहते थे कि अगर हमें एक्सपोर्ट मिल जाए ऑर्डर, तो फिर जाहिर एक वायबल हो जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट। और वो, ये मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बताता चलूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये वेन्यू था। इसको $1 बिलियन प्लेटफॉर्म कहते हैं कि दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन का ये एक इवेंट होता है। इस शो के अंदर इस वक्त भी 200 से ज्यादा जहाज, हेलीकॉप्टर्स और इस तरह के जो एक डिफरेंट एविएशन से रिलेटेड एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हिस्सा ले रहे थे। $1 बिलियन मैंने क्यों कहा, मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। अभी कल ही एमिरेट एयर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने बोइंग जो कंपनी है उनसे बोइंग 777-9 का 59 जहाजों का सौदा किया है, जिसका मतलब है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, यहाँ पर सिविल हार्डवेयर जो कमर्शियल एयरलाइंस होते हैं वो करते हैं। एविएशन से रिलेटेड हर चीज यहाँ पर डिस्प्ले पर आती है। फिर जो एयरफोर्स या जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो ना सिर्फ डिस्प्ले पर दिखाते हैं, बल्कि खास तौर पर फाइटर जहाज़ों को परफॉर्मेंस उनकी दिखाई जाती है ताकि वो इंप्रेस कर सकें। और ये वही एक कोशिश थी जो उसका अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसके अंदर इंप्रेस करने की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि राफेल इनके पास था, ये उसको नहीं सही तरीके से उड़ा पाए और किस तरह हजीमत का सामना करना पड़ा। अभी आपने तेजास का हालात आपने खुद बता दिए हैं, तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है, क्या है नजर आ रहा आपको? बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है। वहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक चेन बहुत स्ट्रांग है, जिसका मतलब यह है कि उनकी फंड की रिलीज इस तरह नहीं होती। एलिमेंट ऑफ करप्शन है अपनी जगह, उसमें कोई शक नहीं है। फिर प्रोसीजरल डिलेज इतने हैं, फिर उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस उनके एक इशू है, फिर उनमें डिसीजन मेकिंग का मसला है। अब देखिए तेजास 40 साल से बन रहा है, लेकिन इस वक्त आके लेटेस्ट जहाज उन्होंने कुछ अमेरिकन इंजन के साथ इंडक्ट किए हैं, यानी उनको ये भी क्लियर नहीं था पिछले 35 सालों तक कि उन्होंने रशियन जहाज लगाना है या अमेरिकन जहाज इंजन लगाना है इस जहाज के अंदर। तो ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जब होती है या अनसर्टेनिटी होती है, वो लीड करती है ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइन भी स्लिप करती है। एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये मायूसी फैलती है। और वही आपने देखा कि परफॉर्मेंस पर नजर आती है कि वो जहाज जो वैक्यूम हुआ था उनका इतने सालों में, जैसा मैंने कहा मिग 21 को उन्होंने कवर करना था, जो 850 जहाज थे, इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ 40 भी नहीं मिल सके। यही इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं जिन्होंने 9 जनवरी को इसी साल, तकरीबन 11 महीने पहले, उन्होंने एक पब्लिक सेमिनार में कहा था कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड। वो तेजास के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे जहाज चाहिए ताकि मैं दुश्मन पर अपना खौफ रख सकूं और रेलेवेंट रह सकूं। जनवरी में और मई में उनके साथ जो हुआ वो रेस्ट, वो तो हिस्ट्री है। और उसके बाद लेकिन जस्टिस साहब, इसमें कथा कलामी माफ, हमने देखा ना क्या उसका नाम है कि जो पुलवामा के बाद मोदी ने कहा था कि राफेल होते तो नताइज कुछ और होते, लेकिन राफेल भी थे तो नताइज फिर भी कुछ और ही थे, मतलब उनके फेवर में नहीं गए। चले आपका यहाँ पे प्रोग्राम में हम शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, ये जो जहाज़ है, इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान जिस तरह JF-17 थंडर हमने बना रखा है, चाइना के साथ मिलकर, चाइना से लिया टेक्नोलॉजी, हम उसको लेकर खुद से पाकिस्तान में बना रहे हैं, बल्कि दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कल पाकिस्तान का जो वहाँ पे पवेलियन था, वहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं और कुछ लोग हैं वहाँ पर गए, पाकिस्तानी जो जहाज़ है JF-17 उसके साथ सेल्फियाँ भी बनाते रहे, और वहाँ पर पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उसके साथ गप्पे शप्पे भी लगाई। उनको जब वहाँ पर टी जो है ऑफर की गई, टी उन्होंने चले पीने से इनकार कर दिया। तो ये
यहाँ पे जो एक बड़ी चीज़ नज़र आ रही है वो एक प्रोफेशनलिज्म का सामो कहने के फुकदान नज़र आ रहा है। चलें प्रोग्राम में आगे बढ़ लेते हैं। आज जिस तरह सीएम की हमने गुफ्तगू का अभी हमने इंट्रो में बताया था आपको, आज बड़ी तवील नशिस्त हुई सीएम से, हम भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया। उन्होंने कहा कि जी टेररिज्म के लिए, टेररिस्ट के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, किसी किस्म का नरम कोशा नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात को भी आज एडमिट किया कि टीटीपी की मदद के लिए टीटीए सपोर्ट फराम कर रही है और पाकिस्तानी इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के टीटीए के लोग भी मौजूद हैं। सेनेटर साहब, एक तरफ तो ऑपरेशन की बात होती है तो ऑपरेशन के लिए ड्राई करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब सीएम खुद उसको एडमिट कर रहे हैं कि टीटीपी को, टीटीए की सपोर्ट अब ग्राउंड पे केपीके के सेटल इलाकों में भी मौजूद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग किस तरीके से ये कह देते कि हम लोग ऑपरेशंस के खिलाफ है। देखिए, हम लोगों ने कभी, हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है। हम जिस चीज़ के हक में है वो है कि अगर आपने किसी भी जगह पे, लेट्स से आपने खैबर पख्तूनख्वा में, आपने सिंध में, आपने बलूचिस्तान में, आपने पंजाब में, आपने एजेके में, आपने गिलगित बल्तिस्तान में, अगर आपने कहीं भी कोई ऑपरेशन करना है, आपने वहाँ के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में ले के फिर बगैर किसी को कॉन्फिडेंस में लिए और ऑपरेशंस करना या इस किस्म की मेजर चीजें करना, उसका फॉल आउट जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है एज अपोज टू दी बेनिफिट्स जो आप उसमें से ले सकते हो। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों को कैसे समझ आ जाती है कि यार ये तो इसके खिलाफ कर रहे हैं। सो आई डोंट नो, मे बी आप लोगों को यार थोड़ी सी पर्सनल बायस होगी या क्या होगा। सर साहब, इस पे कतई देखें, जब एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अब वो अपेक्स कमेटी का उस तरह से जो एक रवायत के मुताबिक इजलास है उसको नहीं बुला रहे, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज़ के हवाले से इजलास, उसको उनको वहाँ पे बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, वहाँ पर नहीं आ रहे और मुसलसल वहाँ से बयानबाजी हो रही है कि यहाँ पर ऑपरेशन को किसी सूरत सूबाई हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी। तो उसका क्या मतलब लें हम खुद कन्फ्यूज़ हैं। जब हम देखते हैं इदारों की बात कर लें, वफाकी हुकूमत की बात कर लें, उनका स्टांस और है, सूबाई हुकूमत का स्टांस और है। इतना एक अहम मसला है। बल्कि आज सीएम ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत सारा लॉस हो रहा है, सिविलियन आबादी का बहुत सारा लॉस हो रहा है। ये अदराक हमें है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव, एक मुश्तरका पॉलिसी नहीं बन रही और दोनों स्टेक होल्डर वहाँ पे आमने सामने खड़े हैं, बात करने को तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतनी जल्दी बाज़ चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ चीज़ों में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। आपको इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर जाता है एक पॉलिटिकल प्रिजनर से मिलने के लिए और वहां पे उनको इजाजत नहीं मिलती। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होते। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहता है, जो चीफ मिनिस्टर है वो कहता है कि हम लोग, अगर आप लोग इन यहाँ के लोकल्स के साथ बातचीत के बगैर कुछ करोगे तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने अगर करना है, देखिए, नंबर 2, हम लोग हमेशा से, आज से नहीं, 2004 से, जब से ड्रोन स्टार्ट हुए, ये याद रखना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। 2004 से ड्रोन अटैक स्टार्ट हुए। 2007 से तहरीक तालिबान पाकिस्तान स्टार्ट हो गया था। इट वाज दी रिपरकशन या उसका जो फॉल बैक था या जो उसका प्रॉब्लम था उसकी बेसिस पे हुआ था। और हम उस वक्त से इस चीज़ों के हम खिलाफ थे। इमरान खान, आपको पता है, हमेशा से करते थे। हम लोगों ने वजीरिस्तान में मार्च भी किया था अगेंस्ट द ड्रोन अटैक्स एंड एवरीथिंग। खैर, एनीवे, सो अगर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली बिलीव्स इन टेकिंग जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनके साथ मशावरत करके, उनको अपना प्लान समझा के, उनके साथ मिल के ये सारा करें। अगर आपकी ऑपरेशंस में आपकी अवाम आपके साथ, आपके पीछे खड़ी होगी तो आपकी कामयाबी यकीनन है। अगर आप बगैर अवाम को और उनके नुमाइंदों को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए करेंगे, उसका कभी वो रिजल्ट नहीं आएगा। एक चीज है। नंबर 2, आप जब चाहते हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान में ना हो, तो आप, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई एक सूबे की वजीर आज़म, वो क्या जी, वजीर आला जो है ब्राजील जा रही है, जापान जा रही है, घूम फिर रही है। वो तो कभी वो तो जहाज में जाती है तो जितनी खाली सीटें होती हैं उसमें वो अपने बच्चों को और पता नहीं किन किन रिश्तेदारों को भर के चली जाती है। क्यों? इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सीट खाली है तो वो तो उसमें कोई भी बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे भी जहाज जा रहे हैं, वो सीट भी बीच में जा रही है, तो उस बेसिस में वो इधर उधर घूम फिर रही है। और दूसरी तरफ साहब से इसका जरा जवाब ले लें। आपने भी और सीएम ने भी जो सवालात किए हैं, एक तो
खेलदार साहब, एक मुलाकात पे शिकवा आ गया, हमने सीएम को भी कोट किया, 7 बार अडयाला जा चुके हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अपने लीडर से मिलना चाहते हैं, उनसे फ्यूचर का रोड मैप लेना चाहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसमें बानी पीटीआई की मुशावरत शामिल ना हो, उनसे पूछे बगैर। तो क्यों मिलने नहीं दे रहे? चलें, जिस तरह संगीन नोयत के हालात KPK में है, सीएम भी उसका तस्करा कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी, जो वफाकी हुकूमत के अदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी उसका तस्करा करें। वहाँ पे वर्स्ट जो सिचुएशन है वो होती चली जा रही है, तो उसके लिए मुलाकात करने दें ताकि ये शिकवे ख़त्म हो जाए, मामला आगे बढ़ सकें। देखें, ये CM KPK सोहेल साहब आए हैं और इन्होंने कहा कि मैं बानी PTI को रिहा कराऊंगा, और दावाएं बड़ी करता है कि मैं बानी PTI को बाहर निकालूंगा, और अपनी मुलाकात के लिए परेशान है, तो कैसे बाहर निकाल सकता। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरह पहले इन्होंने फरमाया मैं काबीना अपने लीडर से पूछ के बनाऊंगा। देखें, ये बात आपको माननी होगी कि वो इस वक्त सज़ा याफ्ता मुजरिम है, वो ना पार्टी का सरबराह है, ना किसी पार्टी के ओहदे पे है, ना वो कोई MNA, ना काउंसलर बन सकते हैं। तो उस मुजरिम से वो क्या मशवरा लेना चाहता है? लेकिन कोस्तानी साहब, इतनी पावर है कि वो कहते हैं गंडापुर घर चले जाएं, गंडापुर घर चले जाते हैं। वो कहते हैं सोहेल अफरीदी जो है नए वज़ीर आला होंगे, वो नए वज़ीर आला होते हैं। वो कहते हैं जनाब के पार्टी मांड में ये बंदा रिप्रेजेंट करेगा, वो बंदा रिप्रेजेंट कर होता है। इतनी पावर तो देखे ना, पब्लिक सपोर्ट और पावर तो उन्हीं के हाथ में है ना। आप ये कहते रहे कि सजा याफ्ता है, फलां है, बात हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ऑन द अदर साइड जो पॉपुलैरिटी है वो भी इंटैक्ट है, और जो लोग हैं उनके वो भी उनके साथ इंटैक्ट हैं। देखें, वो किसको वज़ीर आला बनाता है नहीं बनाता है ये उनका काम है, उनकी जमात जाने, वो जाने, हमें कोई इससे फ़िक्रमंद हम नहीं है। हमें ये फ़िक्र ज़रूर है कि इतने बड़े ओहदे पे एक ऐसा शख्स बिठाया गया है जो कानून को नहीं मानता, जो आइन को नहीं मानता। मुझे ये बताएं कि इनकी जिदोजहद, ये हमेशा कहते थे कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। एक मुजरिम, एक सज़ा याफ्ता उमर अयूब साहब जिसको सज़ा आ गई है, नायल हो चुका है, उसको CM KPK खड़ा होकर उसकी कैंपेन चलाता है। क्या कानून की यह इज़्ज़त एहतराम कर रहे हैं? क्या ये कानून की पासदारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा शख्स बिठाया गया है, और ये जो बानी PTI है वो ऐसे फैसले करता है जिससे इंतशार, फसाद, जिससे वो चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज आए, पाकिस्तान गैर मुस्तकम हो। वो ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जिससे KPK मुस्तकम हो, जिससे पाकिस्तान मुस्तकम हो। तो मैं समझता हूँ उस वजह से ये इनके जो काम है, इस वजह से तो वो सज़ा काट रहा है। ये जो जुर्म किए हैं, ये जो सब कुछ कर रहे हैं, उस वजह से ये मैं समझता हूँ भुगत भी रहे हैं। तो इनको ये कहना कि वो शख्स जो कहेगा ये करेगा, तो वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, आइन के मुताबिक चलाए, कानून के मुताबिक चलाए। कानून से बड़ा कोई नहीं है, CM हो या वज़ीर आज़म हो। ये जब कहते हैं कि किसी को इस्तिस्ना नहीं है, तो फिर CM को कैसे है जो मुजरिम को साथ लेके चल रहा है, जो कानून का एहतराम नहीं करता है। तो वो मुझे बताए, ऐसे 4 करोड़ 4.5 करोड़ के अवाम को सूबा ऐसे शख्स के हवाले कैसे किया जा सकता है जो खुद कानून का एहतराम नहीं करता है, जिस सूबे में दहशतगर्दी है, उनका तबाही है, जो सूबा दिवालिया हो चुका। पंजाब हुकूमत कानून का एहतराम नहीं कर रही। आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को एक लेटर भी लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी 7 बार मैं आ चुका हूँ, मुलाकात नहीं हो रही। खान साहब की बहनों के साथ जो पूरा मामला अडयाला के बाहर हुआ उस पर उन्होंने उसका भी कहने के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अपने जो खदशात हैं उनके सामने रखे। ठीक हो गया। ज़ियाउर रहमान साहब, आज CM ने बहुत सी बातें, मुझे एक मिनट जी क्वेश्चन साहब। देखें, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की PTI को फोबिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की इन्होंने बात की कि वो बाहर जा सकती है। उसकी आज अमेरिकन जो रजिस्टर है उन्होंने तारीफ़ में ख़त लिखा है और उनकी कारकर्दगी दुनिया में सराहा जा रहा है। वो पाकिस्तान में, पंजाब में माहौलियात के लिए, सेहत के हवाले से जो काम कर रही हैं उसको दुनिया सराह रही है। तो इनको चाहिए कि इनका स्टॉप लिस्ट में नाम है अफरीदी साहब का, उनको भी मौका दे, वो भी जाते, उसको देखें, वो भी जाते। उनके पास भी बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री, बहुत सारी चीज़ें दुनिया को बताने के लिए हैं जो उन्होंने माजी में कर रखी हैं, जिसका वो क्रेडिट भी लेते हैं, वो भी दुनिया के सामने रखते हैं। फिर फैसला डेफिनेटली सर आप कह रहे हैं कि आपकी पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जिसको दुनिया एडमायर कर रही है, तो वो भी बताते हैं कि अच्छी है, नहीं है तो एडमायर दुनिया करती ना करती, वो तो फैसला चले बाहर से हो जाता। ज़िया साहब, ये बता दें कि आज खासा कह लें कि जो CM है
उन्होंने कुछ बातें मानी भी कि वहाँ पर खासा हालात ख़राब हो चुके हैं, टीटीए की वहाँ पे प्रेजेंस आ चुकी है, वहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन कंसेंसस के बगैर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कंसेंसस पैदा करने के लिए किस तरह तमाम स्टेक होल्डर बैठ सकते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियाँ जारी हैं और वहाँ पर लॉस खासा है, जिसका सीएम ने खुद एडमिट किया कि खासा लॉस है। ये भी कहा कि केपीके में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो नो गो एरियाज हैं आज भी। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, आप संजीदगी का आलम देखिए, हम कितने संजीदा लोग हैं और कितने संजीदा फोरम्स पर हम बैठे होते हैं और हम अपने कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कि ये आपके ही शो पर अगर आपको याद होगा तो ये केपी के हवाले से ये सूरत हाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केपीके की इस वक्त जो हालात हैं वो क्या है। लेकिन आप देखें, संजीदगी का आलम दोनों अतराफ से देख लीजिए। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि जी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती कि वो सजा याफ्ता मुजरिम है और वो सजा याफ्ता मुजरिम जो है वो फलां चीज में एडवाइस नहीं कर सकते पार्टी को, फलां में नहीं कर सकते, फलां में नहीं कर सकते। मैं पसंद एहतराम उनसे पूछना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वजीर आला थे तो आप ही की हुकूमत उनको इजाजत दिया करती थी इमरान खान से मुशावरत की, तो क्या उस वक्त वो सजा याफ्ता मुजरिम नहीं थे? जब आप जो है वो तरनोल पे उनको रोकने के लिए आजम स्वाति को सुबह सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोलते थे तो क्या उस वक्त वो सजा याफ्ता मुजरिम नहीं थे? जब आप 26वीं आईनी तरमीम के लिए आपने उनके वफद को के लिए जेल के दरवाजे खोले तो उस वक्त क्या वो सजा याफ्ता मुजरिम नहीं थे? क्या वो पार्टी को एडवाइस नहीं कर रहे थे? और बेआईनी ही आप इसी सूरत हाल को दूसरी तरफ लेकर जाइए, केपी की तरफ। केपी में इस वक्त जो हालात हैं, यानी आज खुद वज़ीर आला साहब एडमिट कर रहे हैं कि बहुत सारे इलाके जो हैं नो गो एरियाज हैं, जिसमें मैं आज जिस जिले में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, डेरा इस्माइल खान, हमारे डेरा इस्माइल खान की कम से कम 3 तहसीलें जो है वो नो गो एरियाज हैं जहाँ पे लोग इस वक्त नहीं जा सकते। शाम के बाद आप मेन रोडों पर जो है हाईवेज पर सफर नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं। ऐसे हालात में जब आपके सूबे को इस तरह के हालात दरपेश हों तो फिर पार्टी कोई जानिब चीज नहीं हुआ करती, क़यादत कोई सियासी तौर पर बांझ नहीं हुआ करती। वो फैसले करते हैं, वो अगर आपकी अपने लीडर तक रसाई नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी मौजूद है, इतनी बड़ी क़यादत मौजूद है, इमरान खान साहब ने एतमाद करके इन लोगों को पार्टी की क़यादत सौंपी हुई है, तो क्या वो इस काबिल भी अपने आप को नहीं समझते कि इस शोरिश ज़दा सूबे के हवाले से कोई ऐसे फैसले कर सकें कि जो सियासी तौर पर भी वो इस हालात से बाहर नहीं कर सके, अमन अमान के हवाले से भी इन हालात से बाहर नहीं कर सके? क्या सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग दोनों अतराफ से, चाहे मरकज की तरफ से हो चाहे सूबे की तरफ से हो, उसका खमियाजा जो है वो हमारे लोगों ने भुगतना है, हमारे पुलिस के लोगों ने भुगतना है। सुबह शाम हमारे यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद होते हैं, आम लोग शहीद होते हैं। क्या दोनों अतराफ की लोगों में, क़यादत में इतनी भी सियासी समझ बूझ नहीं है कि हमारे लिए पाकिस्तान अव्वल है, हमारे लिए रियासत अव्वल है, हमारे लिए पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर जो है और केपी का लॉ एंड ऑर्डर वो ज्यादा जो है वो हमारे लिए एक प्रायोरिटी रखता है बनिस्बत हमारी सियासत के? तो इसको हमें सोचना पड़ेगा। हमारे दोनों अतराफ की बड़ी मुनज़्ज़म जमातें हैं। अगर हुकूमत की तरफ देख लें, अगर आप पीटीआई की तरफ देख लें, उनकी सियासी क़यादत है। हमें पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत छोटी सी चीजों में, ठीक है, लेकिन सोचने के लिए, जैसे सोचने के लिए जो अभी तक हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है और सूबाई हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, दोनों एक दूसरे टस से मस होते नज़र नहीं आ रहे, दोनों कन्फ्रंट करते हुए फिलहाल हमें नज़र आ रहे। तो इसमें कोई स्पेस कैसे पैदा हो सकती है? अभी आपका भी नाम आ रहा है, मौलाना का भी नाम आ रहा है कि अपोजिशन के साथ मिलकर कोई आगे अलायंस बनकर कुछ चीज़ें आगे चलाने का इरादा रखते हैं। इस पर बात करेंगे और साथ साथ जो आज सीएम ने कहा कि इस माह कुछ और अगले माह बहुत कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है ये सेनेटर साहब तो जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं इससे पहले। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं। आज सीएम ने कहा कि नवंबर में कुछ और आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो सेनेटर साहब क्या होने वाला है? मतलब कि एहतजाज का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक कमेंट करूंगा। पिछले सेगमेंट में खेलदास साहब ने कोई 4-5 मिनट बात की है और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बात भी सही नहीं की। वो थ्रू आउट ये कहते रहे कि ये फलाना है और वो फलाना है। और देखिए, आप सिंपल सी बात ये है, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, एक मशवरा लेना है नहीं लेना, कोर्ट ऑर्डर्स है कि
एक पॉलिटिकल कैदी है, आप उसको जो मर्जी कहें, एक पॉलिटिकल कैदी है, उससे एक शख्स मिलना चाहता है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मिलो। ये लोग ना कोर्ट को मानते, ये लोग ना आइन को मानते, इन लोगों ने आइन को मस्ख कर दिया, इन लोगों ने कोर्ट्स को बिल्कुल तबाह कर दिया और इन लोगों ने किसी कानून को मानना नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं कि ये कन्विक्शन की कन्विक्टेड बंदे के साथ नहीं होती, तो जब एक प्राइम मिनिस्टर जो 2022 में चोरी से प्राइम मिनिस्टर बना था, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ लेकर लंदन में एक कन्विक्टेड, और बल्कि खाली कन्विक्शन नहीं, वो तो मफरूर कन्विक्टेड मफरूर बंदे से मिलने गए थे सारे चीजें पूछने के लिए। इस बात को आप छोड़ दें कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप इस किस्म की बात करते रहेंगे, अवाम आपको पता है कि अवाम आपके बारे में क्या कहती है, किस लिहाज से कहती है क्या चीजें, तो उसको छोड़ दें। अब आगे आ जाते हैं बात जो आपने ठीक हो गए थे, प्राइम मिनिस्टर चले गए, वहां पे मिल भी आए जाके, वो लंदन में सारी मुलाकात, उनके मामला कहते हैं ठीक हो गए थे उस टाइम। अभी आप लोग के मामला ठीक नहीं हुए ना, तो इसलिए आप पर सख्ती रहेगी जी। तो देखिए वो उस वक्त एट दैट टाइम वो भगोड़ा थे, मफरूर थे, कन्विक्टेड थे। खैर अभी उसको छोड़ दें, आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पेटी चीज है। ये बता दें क्या होने वाला है नवंबर में, कुछ और आगे बहुत कुछ क्या होगा, जांच करने जा रहे हैं। जो इन लोगों ने जिस तरीके से इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया, आर्टिकल 1 को जो उसमें आर्टिकल 2 को जो जिस तरीके से इन लोगों ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ इन लोगों ने शिक्के डाल दिए कि जिसमें इन्होंने इस्तिस्ना दिया हुआ है लोगों को ता हयात, जो कि टोटल खिलाफ है। और प्लस जिस तरीके से इन लोगों ने जजेस को मैनिपुलेट करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जो इनके मनपसंद जजेस होंगे उनको ऊपर लाने के लिए किसी भी जज को ये हटा सकते हैं, तो वो मैनिपुलेशन, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक बहुत कारी ज़रब है। यही चीज़ बाकी मुल्कों में डॉक्टर साहब ये अदलिया को आज़ादी नहीं दे रहे, आइन पे अमल नहीं कर रहे, अदालती अहकामात नहीं मान रहे, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात नहीं करा रहे, जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह हो गई। ये बता दें आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है? भाई कुछ वाली सीएम की बात सभी नहीं कि क्या करना है। अगर आप थोड़ा सा हौसला कर लेते तो मैं उसी तरफ आ रहा था जी। ये जिस तरीके से इन लोगों ने ये आइन को मस्क किया, अब इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है, विच नाउ इंक्लूड्स JUI एज वेल, ये मिल के प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली ये लोग उस गलत आइन को रिवर्स करने के लिए एक वो करेंगे। और इसमें मेरे ख्याल में किसी हद तक हो सकता है वकला भी बीच में एक बहुत बड़ा सेक्शन वकला का भी शुरू हो जाए। और प्लस जैसे इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जैसे मुल्क तबाह हो रहा है, मुल्क के अंदर आप ये देखिए IMF कहता है कि करप्शन है, IMF कह रहा है कि पिछले साल जब चीनी 130 रुपए की थी तो ये काश्तकार से 450 का गन्ना खरीद रहे थे। आज वही माफिया जो है जब 234 का वो एक बैग हो गया शुगर का, तो वो 400 का खरीद रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आई वाज थिंकिंग कि शायद जिस तरह सीएम ने कहा नवंबर का महीना है, कोई एहतजाज करेंगे, कुछ इस तरह का मामला होगा, आप वो बात नहीं कर रहे, लेकिन आज वहाँ पर एक सीएम जब गुफ्तगू कर रहे थे वो पूरे हॉल में कहका लगा। कहका क्या लगा? आज सीएम ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए हमने निकलना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी, सबसे पहली लाश मेरी उठाई जाएगी, मेरे साथ ये शायद खटक बैठे हुए हैं, इनकी लाश उठाई जाएगी। तो खटक साहब ने उसी टाइम कहा कि प्लीज़ मेरे बारे में बात ना करें, मैं मुज़ाकरात वाला हूँ, तो ये आप छोड़ दें, मुज़ाकरात से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। मतलब फिलहाल ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज जो माजी में करती रही है, उस जानिब नहीं, अब कोई अलाइंस बना के चीज़ों को किसी और तरीके से लेके आगे चलने का इरादा रखती है। ठीक हो गया। कोस्तानी साहब ये बता दें कि ये अब अलाइंस की जानिब बढ़ रहे हैं, जो माजी में जिस तरह एहतजाज हुआ, जो एक पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र आई, अब उसे हट कर कोई एक दीगर जमातों को साथ लेकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करने का इरादा रखते हैं, और शायद वो पार्लियामान में ज़्यादा टफ टाइम दे आप लोगों को, शायद जिस तरह आप कह रहे हैं कि वकला को साथ बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें जो है एक प्लान तरीके से अब सामने आएंगे। देखिए, पहली बात आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि नवंबर में कुछ होने वाला है, CM KPK के हवाले से आपने बात की जी।
सीएम केपी के जो अली अमीन गंडापुर साहब थे, उन्होंने कहा कि 90 दिन में देता हूं, और 90 दिनों के बाद खुद ही बेचारे चले गए। अब नवंबर की इन्होंने बात की, अल्लाह खैर करे खुद भी इस ओहदे पे विराजमान होंगे या नहीं होंगे। जो बात आप कह रहे हैं मतलब कैसे नहीं होंगे, मतलब ये आपने कैसे कह दिया विराजमान होंगे नहीं होंगे? भी तो हाल ही में सीएम बने हैं सर, कैसे नहीं होंगे? क्या वो इलेक्शन कमीशन में जो कुछ दरखास्तें हैं या कोर्ट्स से रजू कर रहे हैं, जो उन्होंने जलसे से खिताब किया, उस जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखिए 90 दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उस वक्त सीएम केपी के थे, उन्होंने दिए थे, 90 दिनों के बाद खुद चले गए। मैं वही कह रहा हूँ कि कल ऐसा ना हो कि खुद नवंबर की डेट दे रहा है और नवंबर में खुद भी ना हो। तो इस मुल्क में क्या पता कल किस कुर्सी पे कोई होगा या नहीं होगा। बात ये देखें, ये इस वक्त टांगा पार्टी है और टांगा अलायंस है। टांगा पार्टी आपने सुनी थी, टांगा अलायंस है जिसमें सियासी यतीम इकट्ठे होकर उस टांगे में बैठेंगे और ये तहरीक चलाएंगे। भाई तो आप मौलाना को सियासी यतीम कह रहे हैं, मतलब वो भी शामिल हो रहे हैं, दीगर सियासी जमातें भी हैं, सियासी यतीम कह रहे हैं। पीडीएम बनी थी, उनको आपने सदर बनाया था, वो लीड कर रहे थे, हुकूमत सारी चेंज हुई, सारी तब्दीली आई, तो अब वो उनको आप जिनके कंधों पे रख कर आप हुकूमत में आए थे, आज उनको ये कह रहे हैं सियासी यतीम है। मैं सियासी यतीम पीटीआई के लोगों को कह रहा हूं, जो बेचारे खुद इतनी बड़ी जमात है, उनको कहते हैं कि हमें बड़ा मैंडेट मिला है और उनके पास एक भी एल शख्स नहीं है जो अपोजिशन लीडर बने। सेनेट में मेरे भाई जो बैठे हुए हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, वो उनका नुक्ते नज़र है किस तरह अंदाज, मगर मैं समझता हूँ वेरी वेरी टैलेंटेड। उस पर एतमाद करने के बजाय, या पीटीआई के और एमएनए मौजूद है, उस पर बानी पीटीआई को एतमाद ही नहीं है। मतलब वो अपने एतमाद उसको अपने अराकीन पे, जो 26 साल की जदोजहद कहाँ चली गई, जो एक अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और सेनेट में नहीं आता है, और आप उन लोगों को बनाते हैं जिसके लिए कल आप क्या फरमाते थे। तो ये जो अलायंस है, मैं टांगा पार्टी के बात इसलिए कर रहा हूँ कि इनके साथ अवाम नहीं है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। और आप 23 तारीख को भी देखना पाकिस्तान की अवाम, पंजाब हो या हरीपुर का इलेक्शन, किस तरह अवाम इनको मुस्तरद करती है। तो अवाम जब किसी भी तहरीक में ना हो, या अवाम का उसमें, इन्होंने कभी अवाम के मुफाद, ये मेरे भाई तो आज भी चीनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, निशानदेही कर रहे हैं, मगर इनकी जमात कभी भी सेनेट में, नेशनल असेंबली में, किसी जलसे में ना उसकी बात करती है। और ये बड़ी दुख की बात कहते हैं कि ये आइन तोड़ा है। भाई आइन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। एक सिविलियन लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, जिसका सदर ममलकत आरिफ अलवी था, डिप्टी स्पीकर सूरी साहब था, जिन्होंने आइन तोड़ा था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आइन शिकन तो ये है, किसी भी डिक्टेटरों ने आइन तोड़ा, मगर किसी सिविलियन जमात ने अगर तोड़ा, ये इन लोगों ने तोड़ा। और ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ कैसे चाहते हैं? और ये जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की बात कर रहे हैं, जो वे प्लेटफॉर्म बनाया है, कभी इन्होंने भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर की, कभी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर की। पहले इंटरनल मामला देख ले, वो बाद में उस जानिब शायद तवज्जो दे लें। ज़ियाउर रहमान साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ आइन मौलाना शामिल होने जा रहे हैं या मिलकर, या मौलाना लीड करेंगे? पहले तो उन्होंने कहा जी कोई जो ये मिल भी जाए अपोजिशन पार्टीज़ तो कुछ होगा नहीं। हालांकि माजी में हमने देखा मौलाना ने लीड किया और यहाँ पे हुकूमत का भी खात्मा हुआ। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI में, क्या उसका भी खात्मा हो जाएगा? और कब तक ये मतवक्के है कि मिल के किसी एक प्लेटफॉर्म पर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं इकट्ठी हो सकें? देखिए आदिल भाई, आपको याद होगा तकरीबन 15-18 दिन पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक वफद जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब की क़ियादत में, जिसमें असद कैसर साहब शामिल थे, राजा नासिर अब्बास साहब शामिल थे, सब लोग तशरीफ लाए थे। उस वक्त जो डिस्कशन हुई थी वो 2 पॉइंट्स पे हुई थी। एक ये कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में महमूद खान साहब होंगे। हमने उनको कहा जी महमूद खान साहब हमारे लिए मोहतरम है, और वो जिस तरह आपके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे वो हमारे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, और हम बिल्कुल उनकी तायीद करते हैं और आपके इस इक़दाम को हम सेकंड करते हैं। जहां तक दूसरी बात जो डिस्कस हुई थी वो ये थी कि हम डे टू डे अफेयर्स के हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर पर, चाहे वो सेनेट है चाहे वो कौमी असम्बली है, वहां पर हम एक मुश्तरक हिकमत अमली के तहत आगे चलेंगे। और ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, कोई ऐसी बात अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं है कि इस हवाले से कोई बात हुई हो। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त PTI जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, एक लार्जेस्ट ग्रुप है कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी। ये जिम्मेदारी PTI की जरूर बनती है कि अगर अपोजिशन की वो सबसे बड़ी जमात है तो वो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पर तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होकर उनको आज सामने लाए
और ये जो कुछ 27वीं तरमीम में हुआ है, इसके खिलाफ हम मैदान में आए। हमारा तो किरदार देखें 27वीं तरमीम के हवाले से वाहिद जमात जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम थी, जिन्होंने 27वीं तरमीम के खिलाफ बाकायदा वोट दिया। एजेंडा सिर्फ 27वीं तरमीम होगा कि बानी पीटीआई की रिहाई, जिस तरह माजी में बात हो रही थी कि शायद उनके लिए भी तहरीक चलाई जाए, वो भी सारी चीज़ें शामिल होंगी बीच में? मुख्तसर बताएं, फिर मुझे ब्रेक की जाने जाना है। देखिए आदिल भाई, जब आप कॉमन एजेंडा की तरफ जाते हैं तो वो किसी एक पार्टी का एजेंडा शामिल नहीं होता। तमाम पार्टियों के कुछ न कुछ एक एक दो नुकात ऐसे होते हैं जिसको एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाया जा सके। पीटीआई के लिए वो सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो एक एजेंडा है, तो वो जरूर इसमें ज़ेर बहस भी आएगा, उसमें होगा। लेकिन अभी तक कोई चीज ऐसी ग्राउंड पे मौजूद नहीं है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की पेशरफ्त हुई हो कि हम एक मुश्तरका तहरीक की तरफ जाएं। जहां तक जमीयत उलमा इस्लाम की बात है, हमारा 23 और 24 तारीख को मौलाना साहब ने शूरा का इजलास बुला लिया है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जेयूआई की तरफ से आपको एक जो हिकमत अमली का वो सामने आ जाएगी कि हमने 27वीं तरमीम के खिलाफ कैसे और किस अंदाज में आगे बढ़ना। ठीक है, मतलब 26वीं आईनी तरमीम से पहले मेल मुलाकातें हुई तो उस टाइम भी ये सारी बातें आ रही थी कि एक अलायंस बन जाएगा, शायद हुकूमत को टफ टाइम दे। तो 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अभी तक अलायंस बनाने की ही बातें हो रही है, बन नहीं पाया। चलें अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में एक हरीपुर में जो इलेक्शन हो रहा है, तो ये क्या जो माजी का एक दाग है मौजूदा हुकूमत पर, उसके मैंडेट के ऊपर एक सवालिया निशान है, क्या उसको वहाँ धोने की कोशिश की जाएगी? क्या होगा उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, परसों यानी कि 23 नवंबर को इलेक्शन हो रहा है। हरीपुर और पंजाब के भी काफ़ी हल्के उसमें शामिल हैं, लेकिन सारा फोकस क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो हल्का है NA 118, वहाँ पर इस टाइम सारा फोकस हमें देखने को मिला। CM भी वहाँ पर गए हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने भी वहाँ पर जलसे आम से खिताब किया। बड़े नोटिस भी हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब को यह 50,000 रुपये जुर्माना हो गया है। 24 को आई थिंक तलाल चौधरी साहब को भी तलब कर रखा है। अब वहाँ पर इलेक्शन जो हम देख रहे हैं कि KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों सेंस कर रहे हैं कि शायद जो माजी में मैंडेट के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर उंगलियां उठती हैं, तो उसको वो जो दाग है उनको धोने की कोशिश की जाएगी। तो सेनेटर साहब, क्या नतीजा आता आपको वहाँ से नज़र आ रहा है? अभी तक जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर फ़ौज भी डिप्लाई की है, इख्तियारात भी ज़्यादा दे दिए हैं वहाँ पर जो ROs और दीगर लोग हैं, ताकि शफाफियत जो उसको बरकरार रखा जा सके। और आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत बरकरार रखेगी? मतलब आप वाकई ये समझते हैं? सर, हम इसलिए समझते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, इसलिए हम शायद समझते हैं कि वो अनबाइस्ड हैं और अच्छे से इलेक्शन मैनेज कराएंगे। अच्छा, आप वाकई ये समझते हैं? गुड फॉर यू। इसका मतलब है कि आप माशाल्लाह आप बिल्कुल सही समझते हैं। सर, फिर आपकी लीडरशिप पे तनकीद नहीं करना चाह रहे सेनेटर साहब, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बेशक, देखिए बात उसकी नहीं है। देखिए बात ये नहीं होती है मैं किसी को लगाऊं, एट द एंड ऑफ द डे मैं किसी को लगाऊं, उसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हों, उन ऑन पेपर्स वो अच्छा हो, लेकिन वो आदमी वो बेईमान निकले, वो झूठ बोले, वो गलत वो करे, वो आपका मतलब इवन यहाँ तक सोचिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस जमाने में जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीना, जो कि वो भी गलत था, लेकिन उन्होंने छीना, उसमें वो खुद परेशान होकर इलेक्शन कमीशन से पूछते, भाई अगर मैंने बल्ले का निशान छीना है, आप ये बताओ आपने इस बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी कैसे मना कर दिया, आपने उनको रेस से कैसे निकाल दिया? ये इलेक्शन कमीशन का काम था। उसने अच्छा उस बेसिस पे सारा का सारा मसला स्टार्ट वहां से हुआ था कि जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी बैन कर दिया कि वो कॉन्टेस्ट ना करे, उनके सारे लोगों को आजाद कर दिया। इससे बड़ा टाइम कम है इलेक्शन कमीशन, बड़ा देखिए ना, इससे बड़ा नॉन। दूसरा ये है कि देख लेते हैं, अभी भी देख लेते हैं क्या है कि किस लिहाज से मुझे पता है कि ये लोग क्या करेंगे। जब आप लोगों ने बल्ले का निशान छीना, जब आप लोगों ने अननेसेसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स चुराई हैं, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नाहक वो क्या
कह सकते हैं हटा ठीक दिया है, है लेकिन अपनी लेकिन पोजीशन से। इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे केपीके में मेजोरिटी मिली, वहाँ पे आपकी तीसरी बार नहीं, हुकूमत भी बन गई, पाकिस्तान ठीक हो तहरीक गया। इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे पाकिस्तान में मिली है। ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चले आपके मुताबिक जहाँ पे पंजाब में या जिस तरह चीजें तब्दील होगी वहाँ पे नहीं हो पाई, चले आप लोगों की हुकूमत वहाँ पे बन गई, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन का टाइम कम है, कोई साहब ये सिंध का गवर्नर कह रहे हैं, ये पंजाब का गवर्नर कह रहे हैं, ये पिंडी का कमिश्नर कह रहे हैं, ये हर एक बंदा कह रहा है। लास्ट मिनट बता दें क्या रिजल्ट आएगा वहाँ पे, क्योंकि वो दाग धोने के इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शायद वो अपने जो पंजाब में दीगर मैंडेट है उसको जस्टिफाई किया जा सके वफाकी हुकूमत की जानिब से। देखिए, जहाँ ये जीतेंगे वहाँ इलेक्शन फेयर है, जहाँ हारेंगे वहाँ धांधली है। ये मैं अभी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, यही कल करेंगे। मैं आपको बताऊं, जो हरीपुर में आज मुस्लिम लीग नून का पावर शो हुआ है और जो डेरा गाजी खान में हुज़ैफा रहमान साहब और जो लगारी बरादरान ने किया है, लाहौर में जो अवाम जिस निकली है मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं कहता हूँ ये मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह पंजाब की अवाम, हरीपुर की अवाम कामयाबी दिलाएगी। और इन नायलों से जिनका जो जब भी जीत के आते हैं उस मैंडेट की खुद तौहीन करते हैं, खुद इस्तीफ़ाएँ दे के भाग जाते हैं, तो इनको लोग अब जान चुके हैं, इनको लोग ये लोगों अवाम के दरमियान अंदर जो है बेनकाब हो चुके हैं। अवाम इनको जानती है कि इनका एजेंडा क्या है। ठीक है, अवाम को ये भी पता है कि पाकिस्तान की तरक्की तरक्की और खुशहाली की सियासत और खिदमत की सियासत कौन करता है। तो आज भी वोट जो है हमारे नवाज शरीफ ही मुकद्दर का सिकंदर है, नवाज शरीफ साहब ही मुकद्दर का सिकंदर है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कामयाब कराएगी। और वज़ीर आला मरियम नवाज साहब की कारकर्दगी, आप और नून लीग एक पेज पे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो मैंडेट है उस पर आप और नून लीग एक पेज पे नजर आते हैं। इलेक्शन हो रहा है कल वहाँ परसों, वहाँ पर क्यों क्या नतीजा आता देख रहे हैं वहाँ से? आदिल भाई, बहुत सादा सी बात है, जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंतखाबात में मुदाखलत करेगी, चाहे वो 2018 के इंतखाबात होंगे तो भी मुस्तरद है, चाहे वो 2024 के इलेक्शन होंगे तो भी मुस्तरद है। इनके साथ हम सियासतदान इस हवाले से हमेशा तारीख की गलत सिमत पे खड़े होते हैं और वो मुक्तदर कुव्वत और वो एस्टेब्लिशमेंट हमारा। ठीक है, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि हमेशा गलत साइड पे खड़े रहे पॉलिटिशियन और जवाब देते रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने का। ठीक है, हमारे मोहम्मद साहब और कोहिस्तानी साहब और ज़ियाउर रहमान साहब, आपका हम प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।